देखो, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तुम्हारा पूरा हो गया है, ठीक है। एक ही आर्टिकल था वो, जो राइट टू फ्रीडम के चल रहा है ना ये आर्टिकल। तो ये राइट टू फ्रीडम में एक नेक्स्ट आर्टिकल ये है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में सबसे पहले तो लिखो कि व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन। Article 21A declares that its state shall provide free and compulsory education to all children. तो what आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A says that state shall provide free and compulsory state shall provide free and compulsory education to all children to all children 6 to 14 years of age। पहला तो लिखो प्रोविजन। देखो बिफोर 21A एडेड, क्योंकि देखो तुम्हें आर्टिकल से ही पता चल रहा है कि आर्टिकल 21A या 21A जो है ये बाद में ऐड हुआ है। ओरिजिनल आर्टिकल तो 21 था, ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ है क्योंकि आपको इससे दिखाई दे रहा है कि 21A इसका नाम है। तो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर राइट टू एजुकेशन? सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन इज आवर ह्यूमन राइट, ठीक है। इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ ह्यूमन राइट इटसेल्फ, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो यूडीएचआर है हमारे, यूडीएचआर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ये 1948 में जो डिक्लेयर्ड हुए थे और जिसको हम ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाते हैं, उसके तहत एवरी ईयर हम 10 दिसंबर को इसको मनाते हैं। तो राइट टू एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो क्लॉज है, ये जो आर्टिकल है 21A, ये बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, ठीक है। इसके तहत क्या है कि स्टेट जो है, स्टेट 6 से लेके 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये क्योंकि अब फंडामेंटल राइट में ऐड हो चुका है तो ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट भी है, ठीक है। अगर इसका वायलेशन होता है तो स्टेट अकाउंटेबल होगा इसके लिए, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 6 से लेके 14 साल के सभी जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो है कुछ बातें भी हैं जो कि तुमको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम ये कहने लगो कि मुझे इंजीनियरिंग भी स्टेट करा दे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये उसके लिए लागू होगा ये वाला आर्टिकल। और ये प्रोफेशनल, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लागू नहीं है। ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा स्टेट, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए इट्स नॉट लायबल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात है कि ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था? तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड हुआ था, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं इनके, जो भी स्टेट पीसीएस है या एग्जाम में यूपीएसआई है या यूपी पीसीएस है। अब यूपीएसआई का मैं एक क्वेश्चन तुमको बताती हूँ।
यूपीएसआई ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग के लिए एज होती है वो 18 है। जो एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारी वोटिंग के लिए, वो एज पहले अलग थी, पहले आई थिंक 21 थी, 21 से फिर 18 की गई सबके लिए वोट की एज। ठीक है, तो जो एज है 18 कौन से अमेंडमेंट के तहत, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत की गई थी। ठीक है, तो जब तक तुम्हें अमेंडमेंट पता नहीं है तो वो तुम टिक सही से नहीं कर पाओगे, और वो तुम्हारे बिल्कुल हाथ के मार्क्स होते हैं, वो सेक्शन पड़े रहते हैं, टिक करते चले जाओ, आंसर पता है बस ब्लॉक भरते चले जाओ। कंप्यूटर पे तो तुम्हें वो पेन से वो नहीं करना ना, बबल फिल करना, वो बबल अपने आप फिल हो जाता है। तो उसमें क्या था, ऐसे वाले क्वेश्चन तुम्हारे हाथ के है, जैसे कि अभी तुम्हें ये यहाँ पर पढ़ रहे हो तो तुम्हें यही के यही याद हो जाना चाहिए कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आया था उसके तहत राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तुम्हें पता ही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना होता है स्टेट को या पार्लियामेंट को तो उन्हें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अपने आप तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। तो ये अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन के लिए उन्होंने ऐड किया था। अब इसका एम क्या था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य क्या था इसका, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और उसके लिए हमारे यहाँ पे एक वो भी चला था, सर्व शिक्षा अभियान, और जिसका वो क्या था स्लोगन, सर्व शिक्षा अभियान। सर वैसे ही लिखना है, सर वैसे ही लिखते हैं। एक चला था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, और इसका क्या था, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। ठीक है, इसका लोगो था, तुमने देखा भी होगा प्राइमरी एजुकेशन पे एक बड़ी सी पेंसिल और उस पे दो बच्चे बैठे रहते हैं और उस पे लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ, इसके जस्ट बाद ये हमारे यहाँ पे अभियान लॉन्च हुआ, क्योंकि बेटा जो अफोर्डेबल है, कर सकते हैं अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन, वो तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली की इनकम उतनी नहीं है कि वो स्कूल एजुकेशन अफोर्ड कर, तो उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन में ये अभियान चलाया गया था कि सबको स्कूल भेजा जाए। ठीक है, और ये अभी भी चलता है, अब जब एडमिशन अब हुए होंगे जुलाई में तो ये अब भी चला होगा, तो सभी को एडमिशन दिया जाता है। तो ये इसका एम क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल। और ये जो अमेंडमेंट है ये माना जाता है द डॉन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स। सिटीजन्स के राइट को लेकर या नागरिकों के अधिकारों को लेकर ये एक नया सवेरा माना गया, मतलब ये जो वो था आर्टिकल। अब नेक्स्ट है अदर आर्टिकल। बेटा इसके अलावा दो और आर्टिकल भी हैं जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 45 है। ये आर्टिकल 45 किसका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 36 से लेके 50 तक के आर्टिकल हम इसमें पढ़ेंगे, 51 तक के, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आर्टिकल 45 भी बात करता है एजुकेशन की। ठीक है, अब व्हाट हैव बीन रिटन इन द आर्टिकल 45। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ था, द स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट शैल एंडेवर to provide early childhood care. Early childhood care and education for all children. एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। आर्टिकल 45 बात करता है until they complete the age of 6 years. Until they
complete the age of 6 years. ये आर्टिकल 45 इसकी बात करता है। और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 51A। दोनों आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 51A या 51A ये भी बात करता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के प्रत्येक नागरिक की यह कर्तव्य बनता है citizen of India to provide opportunities for education to his child between 6 to 14 years। ठीक है, अब ये देखो, अब आप लोग कहोगे कि आर्टिकल 45 में पहले से ही था या आर्टिकल 51 में पहले से ही था, तो हमने आर्टिकल 21A में क्यों ऐड किया? ये क्वेश्चन होता है कि भाई पहले से इन दोनों आर्टिकल में लिखा हुआ था तो फिर हमने एक अलग से आर्टिकल क्यों बना दिया? ठीक है, क्या जरूरत पड़ी? तो ये चीज बेटा ध्यान से देखो कि दिस आर्टिकल 21A इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तुमको पता ही है कि ये किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का। और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स, ये भी पता है। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं कोर्ट द्वारा। लेकिन बेटा अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिनको हम कहते हैं नीति निदेशक सिद्धांत, ये कोर्ट द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, अगर इन आर्टिकल के तहत कोई काम नहीं भी करता है तो उसके लिए आप अंडर आर्टिकल 32, 32 और 226 हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर इनका वायलेशन यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आर्टिकल 21A का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। यही डिफरेंस है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में। जो नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं स्टेट को फॉलो करने के लिए, वो एनफोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो कि डीपीएसपी ये आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। एनफोर्सिएबल मतलब इनका वायलेशन होगा तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो दीज आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। ये एनफोर्सिएबल है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, तो 1993 में इसका जो बैकग्राउंड है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, 1993 में सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड कि राइट टू एजुकेशन जो है इट्स अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। देखो आप इसको एक बार देख लो ध्यान से कि क्या था। राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट में भी है अंडर यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के तहत, और जो कि मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड हुआ था और इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि स्टेट जो है वो 6 से लेके 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन या फ्री और कंपलसरी शिक्षा प्रोवाइड मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा या शिक्षा उसको देगा। ठीक है, अब उसके लिए ये जो राइट है 21A ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए या हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सेकंड, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, और इसका एम क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल। इसके लिए हमारे यहाँ पर इन यूपी सर्व शिक्षा अभियान भी लॉन्च हुआ था जिसके तहत सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, ये इसका स्लोगन था। सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, ठीक है, ये इसका स्लोगन था। और इस आर्टिकल को द डॉन ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट भी कहा गया है। ठीक है, ये नागरिकों के अधिकारों को लेकर ये एक नया सवेरा माना गया। ठीक है, अब अदर आर्टिकल भी बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। कौन कौन से? आर्टिकल 45 बात करता है और आर्टिकल 51A। लेकिन आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A के तहत हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स नहीं है क्योंकि ये किसकी कैटेगरी में आता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट। लेकिन जो 21A है ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है, तो ये कोर्ट द्वारा एनफोर्सिएबल है। बस अब इसमें लास्ट एक एक्ट आया था, दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। बस इस एक्ट का नाम लिख लो और देन यू विल गुड टू गो। कौन सा एक्ट आया था? इसके लिए बेटा फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बनाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में जजमेंट दी थी कि राइट टू एजुकेशन का ही पार्ट, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है राइट टू एजुकेशन। तो ये एक्ट आया था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री है कंपल्सरी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बस यही है, इसका नाम है और इसे शॉर्ट में कहते हैं RTE एक्ट। और ये कौन से ईयर में आया था? 2009 में। इसे मैं नीचे वाले को मिटा रही हूँ, तुम लोगों को समझ। ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। और अब ये कैसा एक राइट बन गया? फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये लीगल राइट भी बन गया। और फंडामेंटल राइट तो है ही, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत भी स्टेट को ये और सभी पर लागू है। ठीक है, सभी स्टेट पर लागू है, कोई भी एक स्टेट इससे एग्जेम्प्टेड नहीं है, इंक्लूडिंग JNK। अब तो JNK पे भी सारे लॉज लागू होंगे। ठीक है, JNK बचा हुआ था लेकिन अब JNK पे भी सारे लॉज लगेंगे। ठीक है, तो इंक्लूडिंग JNK।